दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ हैं करंट अनप्लग्ड के संपादक राजीव रंजन सिंह जी। राजीव जी से हम पॉलिटिकल इकोनॉमी और जियो पॉलिटिकल भू राजनीतिक जो परिस्थिति है दुनिया की, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं और वो गहन विश्लेषण करके नई परख के दर्शकों को काफी अंतर्दृष्टियां प्रदान करते हैं। स्वागत है आपका राजीव जी एक बार फिर थैंक यू नई सर। परख के मंच पर। आज सवेरे से मेरे दिमाग में एक सवाल कुलबुला रहा है और मैंने सोचा कि आपसे, आप सही व्यक्ति हैं जिनसे मुझे ये सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल ये है कि भारत के शायद पहले और दूसरे नंबर के जो बड़े उद्योगपति हैं गौतम अदानी, जो अमेरिका में एक अमेरिकी निवेशकों के साथ किए गए एक फ्रॉड के मुकदमे में वहां फंसे हुए हैं। उस मुकदमे से निकलने के लिए ऐसी खबर आ रही है कि उन्होंने अमेरिकी सरकार को ये आश्वासन दिया है कि वो अमेरिका में $10 बिलियन का निवेश करेंगे। 10 अरब डॉलर का, हिंदी में हम लोग बिलियन को अरब कहते हैं, 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे और उससे 15,000 रोजगार पैदा होंगे। खैर कितने रोजगार पैदा होंगे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब इस बात पे है, और हो सकता है गौतम अदानी ये आश्वासन उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है, अभी गौतम अदानी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी, उस खबर के आधार पर फिर इंडियन एक्सप्रेस में मैंने इस खबर को पढ़ा और दूसरे अखबारों ने भी अगले दिन 24 घंटे बाद इस खबर को भारत में भी कैरी किया गया। मेरे दिमाग में इस खबर को पढ़ के एक सवाल उठा। पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, रिलायंस के बारे में आती रही हैं, उनके बारे में सवाल उठा था। अब लेकिन सवाल वो बहुत गाढ़ा हो गया है, उसका जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे बेचैनी हो रही है। और वो जवाब मैं ये चाहता हूं, बताएं आप कि उनके गौतम अदानी अगर $10 बिलियन अमेरिका में निवेश करते हैं, अगर अगर करते हैं निवेश, तो उनके पास $10 बिलियन कहां से आएगा? क्योंकि मोटी बुद्धि मेरी ये कहती है कि उनका सारा व्यापार, सारा उद्योग धंधा जो भी है, वो सब भारत में है। उनकी आमदनी रुपए में होती है। कुछ कुछ विदेशों में उनकी संपत्तियां होंगी, कुछ विदेशी बैंकों में भी कुछ पैसा हो सकता है, लेकिन $10 बिलियन, विदेश में एक घर खरीद लेना एक बड़े पूंजीपति के लिए, एक महंगा घर कई मिलियन डॉलर्स का या $1 बिलियन तक का भी कुछ घर वर खरीद लेना। रिलायंस ने से एक बार कोई लंदन में एक बड़ी कोई संपत्ति खरीदी थी, जिसके बारे में, हालांकि इन सब चीजों की कोई पुष्टि नहीं होती है, जो कीमत बताई जाती है कि वास्तव में उसकी वो कीमत है कि नहीं। लेकिन $10 बिलियन इस वक्त 95 या 96 रुपए का डॉलर है एक और रिजर्व बैंक के पास जो विदेशी मुद्रा कोष है वो लगातार घट रहा है। उसको तेल आयात करना है भारत में, ऊर्जा सप्लाई दुरुस्त रखने के लिए, उसका भी बहुत लंबा चौड़ा बिल है। क्या रिजर्व बैंक देगा गौतम अदानी को $10 बिलियन अमेरिका में निवेश करने के लिए, ताकि अमेरिका में 15,000 रोजगार पैदा हो सके? आप सोचिए, भारत जैसा देश जहां बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी के बड़े बड़े प्रशंसक भी ये मानेंगे कि भारत में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। कोई नहीं कहेगा कि नहीं, भारत में बेरोजगारी समस्या नहीं। भारत का, मोदी जी का सबसे चहेता पूंजीपति, भारत सरकार का सबसे चहेता पूंजीपति अमेरिका में $10 बिलियन निवेश कर रहा है 15,000 रोजगार पैदा करने के लिए। क्या रिजर्व बैंक उसको $10 बिलियन देगा? क्या ये संभव है? या और कौन से तरीके से वो $10 बिलियन उगाएंगे और अमेरिका में निवेश करेंगे? फिर बाद में दूसरे सवालों पे आता हूं। अबे जी, ये $10 बिलियन का सवाल जो है, ये लाल मुजक्कड़ की पहेली हो गई है, चंद्रकांता का रहस्य हो गया है, या करमचंद जासूस की कहानी हो गई है। ये $10 बिलियन जो है, ये अपने आप में इतनी बड़ी गुत्थी है। ये कहां से आया ये फिगर, ये क्यों आया? आपने बताया न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, न्यूयॉर्क टाइम्स से इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, और इंडियन एक्सप्रेस की देखा देखी में सारे अखबारों ने छापा। जो ट्रेल आपने मुझे बताया, देखिए आपने एकदम सही जगह हिट किया है। यदि ये गुत्थी को समझना है $10 बिलियन की, तो आपको गौतम अदानी के व्यवसाय का इनहेरेंट स्ट्रक्चर समझना होगा कि उनका व्यवसाय कैसा है। और आपने एकदम सही अपने प्रश्न में कहा कि गौतम अदानी का जितना भी व्यवसाय है सब भारत में है। तो इनको जो भी रेवेन्यू आता है या प्रॉफिट आता है वो तो रुपये में आता है, और अमेरिका में जाके रुपया खर्च करके तो फैक्ट्री लगाएंगे नहीं। अमेरिका में यदि फैक्ट्री लगाना है तो इनको चाहिए डॉलर, और डॉलर निकालने के दो ही तरीके हैं। या तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, यानी अपने बैंक से थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या तो ये डॉलर खरीदे,
या फिर ये भारत के बाहर फॉरेन मार्केट में जाए हम्म। और वहां पर बोरिंग करें, ठीक है। उस कंडीशन में भी इनको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट बाहर जाके अनाप शनाप कुछ भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका असर इंडिया के रुपए पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यही दो रास्ते हैं। आपने ये भी एकदम सही कहा कि जब भारत का डॉलर निरंतर गिर रहा है और इतना गिर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि विदेशी दौरों पे ना जाएं, सोने को 1 साल तक ना खरीदें, तो ऐसी स्थिति में कहां से भैया 10 बिलियन डॉलर जो है वो गौतम अदानी को मिल जाएगा अमेरिका में धंधा। ये और बता दीजिए रही पर के दर्शकों को, 10 बिलियन डॉलर आज की तारीख में कितने रुपए हुए, ताकि लोग समझ जाएं। अगर 95 रुपीज का मैं $1 पकड़ूं तो ये आता है 95,000 करोड़। और इसमें करेंसी कन्वर्जन, बैंक का टैक्स, बैंक का अपना जो मार्जिन लेते हैं वो अगर पकड़ लूं तो ये हो जाएगा 1 लाख करोड़। यदि ये भारत का 1 लाख करोड़ 95 था, 1 लाख करोड़, हाँ 1 लाख करोड़, क्योंकि बैंक भी तो मार्जिन लेगा भाई, बैंक अपना ट्रांसफर करेगा, रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन, तो उसका कॉस्ट है, हेजिंग का कॉस्ट है, दुनिया भर के कॉस्ट है, वो सब मिला मिलू के यानी 1 लाख करोड़ जो है ये कहां से गौतम अदानी लेके आ जाएंगे। सबसे बड़ा जो मेन सवाल इंडियन एक्सप्रेस को या न्यूयॉर्क टाइम्स को पूछना चाहिए था, वो ये पूछना चाहिए था कि क्या गौतम अदानी के पास इतने पैसे हैं। मुझे तो लगता है कि ये न्यूज गौतम अदानी ने प्लांट कराई है अपने बारे में, ठीक है, कि मैं 1 लाख करोड़ रुपए जो है ये उनकी कंपनी के लोगों ने इस तरीके की न्यूज प्लांट कराई है। आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, यदि गौतम अदानी के पास में इतने पैसे रहते तो क्या वो मार्केट में 20,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए यहां वहां भटकते। जब हिंडनबर्ग का 22 जनवरी 2023 को इशू आया था, मुद्दा उछला था, अगले दिन इनका राइट इशू आने वाला था 20,000 करोड़ का। तो जो कंपनी के पास में 20,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए जो यहां वहां भटक रहा है वो 1 लाख करोड़ रुपए कहां से लगा देगा भाई। अच्छा, इसमें से कई बहुत होशियार लोग जो ये देख रहे होंगे इंटरव्यू, वो बोलेंगे साहब 1 लाख करोड़ थोड़ा ना पूरे लगाएगा, वो तो लोन उठाएगा और अपनी तरफ से सिर्फ 20% लगाएगा। जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में आपको 20 से 25% अपनी जेब से डालना पड़ता है, बाकी आपको लोन उठाना पड़ता है। और ये 20 से 25% भी तो 20-25 हजार करोड़ होता है। और दूसरी बात, गौतम अदानी को 80,000 करोड़ लोन देगा कौन? कौन सा बाहर का बैंक जो है 80,000 करोड़ रुपए की लेंडिंग जो है वो इंडिया के किसी कॉर्पोरेट को करने के लिए जाएगा, जब इंडिया की क्रेडिट रेटिंग जो है वो खतरे में पड़ गई है। जिस हिसाब से डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तेल के दाम जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रहे हैं, उससे भारत का फिस्कल बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस दोनों गड़बड़ा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत में अपना पूरा धंधा फैलाए हुए भारत सरकार के साथ में मिलके, आप देखिए अदानी के जितने भी अधिकतर प्रोजेक्ट हैं भारत सरकार की देन है। तो जब भारत सरकार की अपनी क्रेडिट रेटिंग जो है खतरे में पड़ रही है, ऐसे टाइम में भारत के व्यवसायी को कौन सा इंटरनेशनल बैंक जो है 80,000 करोड़ का लोन देगा? आप खुद समझे, स्टोरी ये है, मुद्दा ये है। मीडिया में आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि लोग एनालिसिस नहीं कर रहे, एनालिटिकल थिंकिंग गायब हो गई है। 10 बिलियन डॉलर गौतम अदानी लगाएंगे अमेरिका में, अरे कहां से लगाएंगे? है क्या उनके पास में इतना पैसा? देखिए, आप अपना शेयर 100 रुपए से 1,000 रुपए लेके चले जाइए, ठीक है, बहुत सारे तरीके मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गौतम अदानी को भी मालूम है और दर्शकों को भी मालूम है, ठीक है। परंतु आप शेयर प्राइसेस तो अपने इन्फ्लेट कर सकते हो, पर क्या अपनी बैलेंस शीट में कैश फ्लो आप इन्फ्लेट कर सकते हो? क्या कैश इन हैंड जो है उसको आप इन्फ्लेट कर सकते हो? कैश इन हैंड जो है बैलेंस शीट में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है, इनकम स्टेटमेंट जो बनता है, उसको तो आप गड़बड़ नहीं कर सकते हो, वो तो आपकी सच्चाई बयान कर देता है। तो क्या गौतम अदानी के बुक्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट में है इतने पैसे कि वो अमेरिका में जाके इतने पैसे लगाएं? तो दोस्त, मेरा ये मानना है कि ये सब हवा हवाई है, फितूरबाजी है। गौतम अदानी को भी मुकेश अंबानी की तरह न्यूज में बने रहने की आदत हो गई है। ये कुछ ना कुछ उल जुलूल जो है
इस तरीके की चीजें आती रहेंगी और या न्यूज में अखबारों में बने रहेंगे। देखिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि आज के युग में जितना पॉलिटिशियन को छपास की बीमारी है, उतनी छपास की बीमारी हमारे उद्योगपतियों को भी लग गई है। और ये छपास की बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस बीमारी है। ये जो है एक वायरल फीवर से ज्यादा इसका वायरस जो है ना उससे ज्यादा तगड़ा रहता है। तो छपास की बीमारी आपको लगेगी तो आप कोई मंदिर में जाके झूठ मूठ का दिखाएंगे कि सोने का सिंहासन दे रहे हैं और ले लगे मीडिया पूरा कवरेज करने। आप दिखाओगे कि सीएसआर में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पता चला अपने एम्प्लॉइज के लिए घर बना रहे हैं। जो टाटा के ऊपर में बाद में सवाल आया था कि टाटा जो है वो अपनी एम्प्लॉइज को घर बना के देता था और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में दिखाता था, उनको सीएसआर में दिखाता था। और जब लोगों ने हल्ला मचाया कि ये क्या मजाक है भाई, तुम अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहे हो, उनके लिए तो घर बनाओगे ही फैक्ट्री के आसपास में, तो सीएसआर कहां से हो गया? तो नाराज हो गए कि अरे हम टाटा है, हमारे ऊपर कैसे तुम सवाल कर रहे हो। तो क्या हो गया है, सारे कॉर्पोरेट ग्रुप जो है ना इनको लग गई है छपास की बीमारी। मैं 23 साल से फाइनेंशियल जर्नलिज्म कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं अभय जी, मैंने कभी ऐसा युग नहीं देखा था कि बिजनेसमैन लोगों को इतनी छपास की बीमारी लगे। पहले बिजनेसमैन दूर रहते थे पत्रकारों से, मीडिया से, अब ये हालत हो गई कि सारे बिजनेसमैन ने अपने अपने चैनल खरीद लिए, अपने अपने अखबार खरीद लिए और उन चैनल और अखबारों में वही बने हुए हैं। मतलब घूम फिर के उनका हर दिन में कहीं ना कहीं एक न्यूज आ ही जाता है। तो ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसलेस न्यूज है। गौतम अदानी का फाइनेंशियल हालत, फाइनेंशियल स्थिति, फाइनेंशियल औकात इतनी नहीं है कि $10 बिलियन ये जाके अमेरिका में लगा सकें। ठीक है, इनके शेयर प्राइसेस कितने भी ऊपर हो और शेयर प्राइसेस के हिसाब से ये भले ही एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे चाहिए। कल ही भारत सरकार ने कोल गैसिफिकेशन के लिए 37,500 करोड़ रुपए, 37,500 करोड़ रुपए जो है बजट में पारित किया है। ये पैसे किसके पास जाने वाले हैं? कोल गैसिफिकेशन प्लांट में कौन पैसे लगाने वाला है? मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, कोल इंडिया, नेवली लिग्नाइट, ये 4 कंपनी है मेरी नजर में। अगर दर्शकों को कोई 5वीं कंपनी मालूम होगी तो बता देना। 2 सरकारी कंपनी कोल इंडिया और नेवली लिग्नाइट और 2 प्राइवेट कंपनी अदानी और आपका रिलायंस इंडस्ट्री। तो गौतम अदानी यहाँ इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने की जो भारत सरकार के साथ में उनके अच्छे टर्म्स हैं, वहां ध्यान देगी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के फितूरी दिमाग के पास में जाके जो है वहां इन्वेस्टमेंट करने जाएगी। तो इन बातों में कोई दम नहीं है, बेसलेस है। गौतम अदानी अपनी जेब से सिर्फ $17.5 मिलियन जो पेनल्टी इनके ऊपर में लगने वाली है वो देने वाले हैं। $1 बिलियन में $1,000 मिलियन होते हैं और $10 बिलियन में आप समझिए 10,000 मिलियन होते हैं। 10,000 मिलियन $17.5 मिलियन जो है, मैं आपको बता रहा हूँ 17.5 मिलियन, $18 मिलियन ये एट द मैक्स पेमेंट करने वाले हैं, क्योंकि जो इनके ऊपर में केस है 170 करोड़ रुपए हुआ ना। हाँ, मतलब आप 170 करोड़ रुपए तो वो पे कर सकते हैं, वो पेनल्टी उन पे लग रही है, उन पे और सागर अडानी के ऊपर, वो तो कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने सवाल पूछा, मेरा सवाल 170 करोड़ रुपए भी नहीं है, मैं जानता हूं इतना वो इतनी दंड भुगतान करके वो मुकदमे से निकल सकते हैं प्ली बार्गेन के जरिए। लेकिन $10 बिलियन उस पर मेरा माथा ठनका था। मेरे दिमाग में सवाल था कि भाई आखिरकार अंततः भारत का पूंजीपति जो है वो भारत से ही डॉलर ले आके लगाएगा और कहां से लगाएगा। हाँ, अगर वो पहले से ग्लोबल पूंजीपति होते, दुनिया के दूसरे देशों में भी उनका व्यापार होता, वहां से भी उनको रेवेन्यू आ रहा होता, तब हम मान सकते थे कि वो डॉलर में भी निवेश कर सकते हैं। इसी तरह की एक और खबर कुछ दिन पहले आई थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को थमाई थी खबर। वो ये थी कि रिलायंस अमेरिका के अंदर एक बड़ी रिफाइनरी लगाएगा और वहां से अमेरिका से बड़े पैमाने पर शेल ऑयल खरीदेगा और उसको रिफाइन करके उसका परिशोधन करके वो अमेरिका को देगा। और उस रिफाइनरी लगाने में वो भी शायद $400 बिलियन की बात थी, मतलब मुझे ध्यान नहीं है ये आंकड़ा। तो वो भी मेरे दिमाग में उस वक्त भी आया था कि भाई ये पैसा रिलायंस वाले ये डॉलर कहाँ से लाएंगे। अगर रुपए की बात होती तो मान सकते थे कि रुपया लाएंगे, मतलब जो रुपए में उनकी सारी आमदनी है, लेकिन डॉलर कहाँ से लाएंगे। हालांकि अभी तक रिलायंस ने उस खबर की पुष्टि नहीं की है। मैंने और जगह भी चेक किया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से खबर डाल दी थी, लेकिन रिलायंस ने नहीं कहा है कि हाँ हम ये काम करने वाले हैं। जी देखिए अभय जी, फेंकू राजनीतिज्ञ कोई भारत की धरोहर नहीं है। हर जगह के राजनीतिज्ञ फेंकू रहते हैं, ठीक है, और हर जगह के राजनीतिज्ञ फेंकू राजनीतिज्ञों का बाप है।
तो फेंकू राजनीतिज्ञ कोई ऐसा थोड़ा ना कि भारत का जो है वो धरोहर है, भारत में ही फेंकू राजनीतिज्ञ होंगे। भाई फेंकने वाले लोग जो है राजनीति में आपको पूरे विश्व में नजर आ जाएंगे। $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है यदि रिलायंस इंडस्ट्री अमेरिका में करता तो ये मटेरियल इंपैक्ट इसका पड़ता रिलायंस के शेयर्स पे। और क्लियरली सेबी की गाइडलाइंस है, एक्सचेंजेस के रूल और रेगुलेशन में है कि इतना बड़ा यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को इन्फॉर्म करोगे। क्या रिलायंस ने अपनी तरफ से ऐसा कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस को दिया है? मेरे जानकारी में तो नहीं दिया। ठीक है, मैंने कई लोगों से बात भी किया, उन्होंने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे क्या हम क्या टेप लगा दे क्या? वो अपने देश में अपनी जनता को खुश करने के लिए कि रोजगार के अवसर कैसे वो क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए वो हवाई किले बांध रहे हैं, तो हम क्या करें भाई? ठीक है, तो ये बोलना एकदम सही है। आप एक बात को समझ लीजिए, आपने शेल गैस की बात की, मैं 2 मिनट आपको शेल गैस के ऊपर में बताना चाहूंगा। देखिए शेल गैस का जो मेन भंडार है वो अमेरिका में जिस जगह को मिलता है उसको बोलते हैं पर्मियन बेसिन। ठीक है, अब इस बेसिन में अधिकतर जितने भी अच्छे जगह थे फ्रैकिंग प्रोसेस, यानी फ्रैकिंग से ही आप तेल निकालते हो, ठीक है, पत्थरों से, सैंड से। तो फ्रैकिंग प्रोसेस के द्वारा जो बेस्ट जगह थी वो सारी जगह एक्सप्लॉइट कर ली गई है। और यही कारण है कि शेवरॉन हो गया चाहे एक्सॉन हो गया, इनमें से जितने भी ऑयल बड़ी बड़ी कंपनीज है, वर्ल्ड की कंपनीज, ये रिलायंस की बाप है, एक्सप्लोरेशन में है। ये सिर्फ डाउनस्ट्रीम में नहीं है रिलायंस की तरह कि सिर्फ रिफाइनरी का काम कर रहे हैं, ये अपस्ट्रीम में भी है, यानी एक्सप्लोरेशन का भी ये काम करते हैं। तो ये कंपनीज जो हैं इन्होंने अपना बजट शेल गैस एक्सप्लोरेशन पे जितना पिछले साल था उतना ही रखा है, बिल्कुल बढ़ाया नहीं जी। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 कंपनी है, जैसे डायमंड ब्लैक करके कंपनी है अमेरिका में, बहुत बड़ी शेल गैस से निकालती है वो ऑयल। उसी ने बोला कि हम प्रतिदिन 1 लाख बैरल, सिर्फ 1 लाख बैरल जो है इसका प्रोडक्शन हम बढ़ा देंगे। वर्ल्ड में 100 मिलियन बैरल पर डे का कंजम्पशन है, तो ये समुद्र में से बूंद वाली स्थिति है। तो इतना तेल अभी वहां पे लॉन्ग टर्म 20-25 साल के लिए नहीं है कि रिलायंस इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करे। शेल गैस के द्वारा और 10 से 12 साल, बहुत हुआ तो 15 साल वहां चलेगा ऑयल, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। जैसे ब्रेंट सी में, नॉर्थ सी में ब्रिटेन को फायदा हुआ था 1980s 1990s में ऑयल मिलने के कारण, या 2000 की शुरुआत में, अब ब्रिटेन की फिर से हालत खराब हो गई, ऑयल नहीं है। सेम वही हालत शेल गैस के 15 साल के अंदर में हो जाएगी। तो $50 बिलियन जैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्री जैसा ग्रुप ये 10-12 साल के लिए नहीं करेगा। वो देखता है फ्यूचरिस्टिक, वो लोग देखते हैं कि क्या आगे आने वाले 40 से 50 साल या मिनिमम 30 साल हमारा रेवेन्यू बरकरार रहेगा क्या, हमको क्या उतना मार्जिन मिलेगा क्या इस बिजनेस में पैसा डाल के, क्या इतना प्रॉफिट आएगा क्या। तो यदि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो कोई सेंस नहीं बनता कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलायंस वहां करे। रिलायंस ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए वहां ऑलरेडी कोई पहले एक छोटी सी रिफाइनरी होगी पुरानी, उसको खरीद के उसको मॉडर्नाइज करेगा जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ये कर सकता है। पर आप एकदम ग्रीन प्रोजेक्ट बोलो कि $50 बिलियन डाल के रिफाइनरी खड़ा करे, ना 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 ना, मेरे को जहां तक जितना। राजीव जी, अब एक और बात है, अभी जो भारत सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है उससे ही लगता है, पहली नजर में, आप ज्यादा विशेषज्ञ हैं, आप ज्यादा इस पर ठोस बात बोल सकते हैं, कि सरकार में काफी घबराहट है। उसने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो पहले ऐसे कदम उठाते हुए नहीं दिखती थी, वो सारे कदम 3-4 दिन के अंदर ही उठे हैं। एक और खास बात है, जैसे कि उन्होंने चीनी यानी शुगर जिसको बोलते हैं, चीनी के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने इस पे तो आप बोल भी चुके हैं, सोने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है उन्होंने। इससे एक ही दिन के अंदर सोना और चांदी काफी उछल गए थे, मतलब जो है ये ये बात है। इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए जो होल्डिंग टैक्स होता है उसको घटाने का प्रस्ताव उन्होंने किया है। चौथा, एक घटना हुई है कि भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक है
यानी थोक महंगाई है वो पिछले 42 महीने में सबसे ज्यादा हो गई है, रिकॉर्ड तोड़ के 8.3% हो गई है। अगर सरकारी आंकड़े पर भरोसा करें, मैं तो मानता हूं इससे भी ज्यादा होगी, मतलब जो है। और उसके मुकाबले जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी खुदरा महंगाई है, वो फिर कितनी ज्यादा होगी इसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। फिर एक बात है कि उन्होंने बताते हैं कि भाई 10 या 15% इनका जो तेल रिजर्व है वो घट गया है, जबकि विशेषज्ञों का मानना यह है कि रिजर्व और ज्यादा घट गया है, ये कम करके उसको बता रहे हैं। तो ये जो तमाम है, तो इससे क्या लगता है कि सरकार पूरी तरीके से पैनिक मोड में है? बिल्कुल पैनिक मोड में है। पिछले संडे को ही, रविवार को, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को बोल दिया कि सोना 1 साल तक मत खरीदिए, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि बुरी तरीके से डरी और घबराई हुई ये सरकार है। ये वो सरकार है जो मनमोहन सिंह के ऊपर में हंसती थी, जो मनमोहन सिंह जिनको लगातार 5 साल तक, 4 साल तक $100 पर बैरल से ज्यादा ऑयल के प्राइसेस मिले। इनको 2014 से बाबा का आशीर्वाद था, भगवान का, कि इनको जो है जैसी ही आए सत्ता में, ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरने चालू हुए। और पिछले 11 साल का आप एवरेज डालें, देखें तो $65 पर बैरल के आसपास में 11 साल का प्राइस आता है। ये पहली बार ये मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सोने की आपने बात की अभय जी, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसपे मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने अभी तक ध्यान दिया। देखिए क्या है, 2023 में मैंने फॉर्च्यून इंडिया में एक स्टोरी किया था, जब 60,000 रुपए तोला सोना था, कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में सोने का दाम बढ़ने से इंडिया में वेल्थ इफेक्ट जो है वो बढ़ा है। 25,000 रुपए 10 ग्राम से बढ़ के 60,000 जो हो गया, इससे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आई है। ये 2023 दिसंबर में लिखा था। 2023 दिसंबर से आज 2026 मई हो गया, 2.5 साल, और सोना 60,000 रुपए तोले से बढ़ के 1,60,000 रुपए हो गया। तो 1,00,000 रुपए प्रति तोला या प्रति 10 ग्राम सोने का भाव बढ़ा है। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो भारत में जो टोटल सोने का भंडार है वो 25,000 टन है। ठीक है, तो 25,000 टन मल्टीप्लाई बाय यदि आप 1,00,000 करोगे, तो आपको जो है वो लगभग 250 लाख करोड़ का वेल्थ इफेक्ट इंडिया में नजर आएगा। यानी लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी है, जो उनका एसेट है, जैसे घरों के दाम बढ़ते हैं, वैसे सोने के दाम जो है, जो उनके घरों में है, वो 250 लाख करोड़ बढ़ गए। इंडिया की जीडीपी है 360 लाख करोड़ की, तो आप 350 लाख करोड़ पकड़ लीजिए, 350 लाख करोड़ पकड़ लीजिए, तो 350 लाख करोड़, 250 लाख करोड़, यानी 5/7, यानी लगभग 72% वेल्थ एप्रिसिएशन हुआ सिर्फ 2.5 साल में। 2.5 साल में ये रिकॉर्ड है विश्व के किसी भी राष्ट्र में। आप उसकी जीडीपी का 72% वेल्थ एप्रिसिएशन नहीं हुआ। यदि इतना वेल्थ एप्रिसिएशन भारत में हो रहा है, तो दूध की नदियां बहनी शुरू हो जानी चाहिए थी। लोगों के मुख में खुशहाली आपको नजर आनी चाहिए थी कि हमारे को, मतलब हम इतने जल्दी इतने तेज रईस बन गए। परंतु क्या हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? नहीं देख रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भारत का रुपया निरंतर कमजोर होता जा रहा है, और इस देश के सरकार के पास में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो लोगों को मोटिवेट करे कि आप अपने घर में जो भंडार छुपा हुआ है उसका इस्तेमाल करें अपने प्रोडक्टिव कामों में। आप ये समझिए कि 25,000 टन मैंने सोना बोला, 25,000 टन, और आज का दाम है 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 टन करेंगे तो आता है 400 लाख करोड़। भारत के बैंकों का जो डिपॉजिट बेस है, जो 1947 से भारत के बैंक से, जितने भी बैंक, एक बैंक नहीं, सारे बैंक, सारे बैंकों का जो डिपॉजिट बेस है वो 31 मार्च 2026 को था 267 लाख करोड़, और आज सोना ही मात्र भारत में 400 लाख करोड़। तो आप समझिए हम कितने बड़े पोटेंशियल पे बैठे हैं। बट इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए दिमाग चाहिए, विजन चाहिए, जो सरकार के पास में नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है? उल्टा डरा रही है लोगों को कि आप सोना नहीं खरीदिए। अब लोगों के मन में भय बैठ गया है, शंका बैठ गई है कि मोदी जी बोल रहे, तो इसका मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि सोने के दाम गिरेंगे। तो सोने के दाम गिरेंगे तो हम गोल्ड लोन क्यों उठाएं? पता चला 1,60,000 से 1,00,000 पे आ गया सोना,
तो बैंक तो हमको फोन करेगा कि या तो मार्जिन मनी दो, नहीं तो हम तुम्हारा सोना बेचने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि यदि 2.5 लाख से कम का आप लोन उठाते हो, गोल्ड लोन, तो 85% आप जो भी सोना दे रहे हो गिरवी रख रहे हो, उसका 85% आपको पैसा मिलेगा। अगर 2.5 लाख के ऊपर है या 5 लाख के ऊपर है तो 75% मिलेगा। तो मतलब आपने 10 लाख का सोना रखा तो 7.5 लाख रुपए मिलेगा। तो अब लोगों को ये डर सता रहा कि मेरा 10 लाख का सोना यदि 6 लाख हो गया 3 महीने में, और बैंक ने फोन किया कि पैसा भरो, तो मैं 1.5 लाख कहां से लाऊंगा? तो लोग और घबरा गए, अब और जो है वो छुपा के रखेंगे सोने को। तो ये विजन की कमी है, ये इन्होंने भयभीत कर दिया लोगों को, और ये बहुत बड़ा अपने पैरों पे जो है कुल्हाड़ी मार दिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस देश में टोटल बैंकों का डिपॉजिट 267 लाख करोड़ हो, जहां पे टोटल लोन क्रेडिट बैंकों का, सारे बैंकों का मिला के मात्र 235 लाख करोड़ हो, परंतु सोना वहीं उस देश में 400 लाख करोड़ हो, आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को मोटिवेट करें कि उस सोने का यूज जो है प्रोडक्टिव काम में करें, ताकि इकोनॉमी में स्टिमुलेट हो, इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ बढ़े, इकोनॉमी स्टिमुलेट हो। कैटलिस्ट के रूप में गोल्ड ने काम करना चाहिए, वो चीज ये नहीं कर रहे, वो चीज ये नहीं देख रहे, और उसी का खामियाजा पूरा देश जो है वो भुगत रहा है। जी अभी चीनी के निर्यात के ऊपर रोक क्यों लगाया? बहुत बढ़िया, ये मैं पार्ट भूल गया था। देखिए, चीनी जो है, इनको थोड़े दिनों बाद ये समझ में आएगा कि भैया देश में चीनी तो है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सरकार सोच रही हो कि अभी उपभोग जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं, इनकी भी बाजार में किल्लत होने वाली है? देखिए, नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आई बेग टू डिफर। इंडिया हर साल, अंदाज कह रहा हूं, मतलब आई एम नॉट क्लेमिंग, आई एम जस्ट मेकिंग ए कंजेक्चर। देखिए, इसमें क्या है, भारत हर साल 32 से 33 मिलियन टन चीनी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोटा मोटी जो फिगर है वो 32 से 35 मिलियन टन के बीच में वेरी करता है, और भारत का कंजम्पशन भी 31-32 मिलियन टन के आसपास में, 32 मिलियन टन आप समझ लीजिए, ठीक है। तो जितना हम कंज्यूम करते उतना तो हम पैदा कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहां हो रही है? चीनी का उपयोग इथेनॉल की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो शुगर केन निकल रहा है, शुगर केन चला जा रहा है इथेनॉल की तरफ। और आपको जान के ताज्जुब होगा अभय जी कि अब बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स आ गए बीच में। क्या होता है, इथेनॉल कौन खरीदता है? एचपीसीएल खरीदेगा, बीपीसीएल खरीदेगा, आईओसी खरीदेगा, ठीक है, परंतु टेंडर द्वारा। बट अब ऐसा हो रहा है कि वहां पे चीनी मिलों के मालिक के पास में बड़े बड़े धन्ना सेठ जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम आपसे 50 करोड़ का इथेनॉल खरीद रहे हैं, आप हमें दे दीजिए। वो बोलेगा भाई मतलब आप टेस्टिंग नहीं करोगे? क्योंकि जितने भी एचपीसीएल बीपीसीएल है ये सब टेस्ट करके कि इथेनॉल ठीक क्वालिटी का है तब लेते हैं। वो बोलेगा नहीं, आप बस 50 करोड़ हमको दे दीजिए, हमने एडवांस बुकिंग कर दी। और फिर ये इन ब्रोकर्स का हेडेक है कि ये कैसे एचपीसीएल बीपीसीएल को दे। ये मेरी जानकारी जो मुझे इंडस्ट्री से जो लोगों से पता चला है। तो अब ये हो रहा है कि जितने भी चीनी मिल के मालिक है वो बोल रहे हैं हम गधे हैं कि हम चीनी बना रहे हैं, साला सरकार हमको चीनी का रेट नहीं बढ़ाने दे रहा, चीनी के रेट हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, शुगर केन के रेट हर साल बढ़ रहे हैं, किसानों को हमको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ऐसा धंधा जहां पे एंड प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल दोनों गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और दोनों जगहों पे चीनी मिल का मालिक मार खा रहा है क्योंकि वो चीनी का दाम बढ़ा नहीं सकता और गन्ने का दाम उसको किसान को हर साल बढ़ा के देना है। तो वो बोलेगा मैं ये हेडेक पालू क्यों भाई, मैं चीनी बनाता ही नहीं, थोड़ा बहुत बनाऊंगा जो बनाना है, और मैं शुगर केन लेके इथेनॉल बनाऊंगा। इथेनॉल में तो प्राइसेस पे कोई वो नहीं है, रोक नहीं है कि आप इतना नहीं दे सकते उतना नहीं दे सकते। कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, जितने में निकालना होगा निकालेंगे। ये बीपीसीएल एचपीसीएल आईओसी मैं तो ब्रोकर के थवा के दे देता हूँ, मैं अपने उससे बढ़ जाता हूँ। उल्टा ब्रोकर कुछ कैश में भी इनको पैसा दे देता है जो सिस्टम में नजर नहीं आता। तो चीनी मिल के मालिक जो हैं वो अब मेनली जा रहे इथेनॉल में, शुगर के बदले। इस कारण से भारत सरकार को अब डर लग रहा है कि कहीं ये चीनी जो है वो कम ना हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, मैं काउंटर थिंकिंग जितने सरकार के चाल और चरित्र को समझता हूं, ये भी पॉसिबल है कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग और बढ़ा दे। बात चल भी रही है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाएगी तो इथेनॉल चाहिए ही, तो चाहने इथेनॉल चाहिए तो इसके लिए आप शुगर एक्सपोर्ट पे बैन लगा दो, तो जो चीनी मिल के मालिक चीनी बनाने पे
थोड़ा बहुत जो ध्यान भी दे रहे थे वो भी अब बंद करके इथेनॉल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कि शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है दिन आने वाले हैं। इस पे मैं पेड वीडियो जो है 18 मई को बनाने वाला हूँ, ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा अभी क्योंकि परसों ही पेड वीडियो आने वाला है। परंतु ये जो चीज है ये मुझे ऐसा लग रहा है कुल मिला के कि इथेनॉल की तरफ जो है वो हमारा पूरी तरीके से शुगर इंडस्ट्री जो है उस तरफ बढ़ चली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। हम लोगों ने कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा की जो आमतौर पर जिनके ऊपर चर्चा नहीं की जाती। जैसे हवा में बातें हैं कि भाई इतने मिलियन, इतने बिलियन, मिलियन डॉलर, ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन ये डॉलर आएगा कहाँ से? क्योंकि भारत तो इस वक्त डॉलर की किल्लत का शिकार है। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। ये सब सरकार रोज एक नया कदम उठा रही है। इन सब कदमों को समझना भी अपने आप में हमारे जैसे लोगों के लिए एक चुनौती है। इसके लिए मैंने आपकी मदद ली। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि हम लोगों को बार बार और जल्दी जल्दी इन प्रश्नों के ऊपर विचार करने के लिए आपसे मिलना पड़ेगा।